नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की हस्तकलाएं। इससे पहले मैं राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियाँ और राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में वीडियो डाल चुका हूं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके उन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकलाएँ। दोस्तों, फड़ चित्रण। फड़ चित्रण क्या होता है, एक बार अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपकी मेरी जो वीडियो को कौन देख रहा है। हो सकता है कि जो एक ऐसा पर्सन है जो वीडियो देख रहा है वो प्रतियोगी परीक्षा में कई समय से है, तो उनके लिए फड़ एकदम नॉर्मल है। हो सकता है कि कोई बिगिनर है जो अभी प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ आया है, तो उनके लिए वो जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मुझे सबको जीरो के हिसाब से ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप सब समझिएगा। फड़ चित्रण रेंज या खादी के कपड़े होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि रेंज या खादी के कपड़ों पर लोक देवता का चित्रण किया जाता है। अब लोक देवता के जीवन से संबंधित क्या होते हैं, कपड़ों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फड़ चित्रण कहते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं श्रीलाल जोशी जी द्वारा बनाई गई फड़ है, ठीक है। एक बार मैं जूम कर देता हूँ। फड़ इस प्रकार से होती है दोस्तों। चलिए, प्रमुख केंद्र कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो फड़ चित्रण के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन से इनके, तो श्रीलाल जोशी जी, जिनकी फड़ आप ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या है कि फड़ चित्रण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इनको जनक के रूप में भी माना जाता है, ठीक है, श्रीलाल जोशी जी को। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रसिद्ध चित्रकार श्रीलाल जोशी जी। फिर आते हैं प्रदीप मुखर्जी। दोस्तों, ये प्रदीप मुखर्जी है, ये श्रीलाल जोशी जी के ही शिष्य है, ठीक है। प्रदीप मुखर्जी क्या है, श्रीलाल जोशी जी के शिष्य है, जिन्होंने फड़ चित्रण में कुछ नए प्रयोग किए थे। फड़ चित्रण में क्या है, कुछ नए प्रयोग किए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चतुर्मास यानी चौमासे में क्या होता है, फड़ का चित्रण नहीं होता है। कारण क्या है, जो चतुर्मास होते हैं उसमें देवता सो जाते हैं इसलिए। और देव उठनी 11 को फड़ का चित्रण प्रारंभ हो जाता है। फड़ का चित्रण देव उठनी 11 से फड़ का चित्रण प्रारंभ हो जाता है और चौमासे में इसका फड़ का चित्रण नहीं होता है, ठीक है। फड़ फटने पर पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है। फड़ क्या हो जाता है, फट जाती है तो उसको पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है। इसे फड़ को ठंडा करना बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फड़ को ठंडा करना बोलते हैं। इस अवसर पर भोपों में सवामणि होती है। इस अवसर पर क्या होती है, भोपों में सवामणि होती है। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। चौमासे में क्या होता है, फड़ का चित्रण नहीं होता है क्योंकि देवता सो जाते हैं। देव उठनी 11 को फड़ का चित्रण फिर से प्रारंभ हो जाता है। फड़ फटने पर पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है और फड़ को इस प्रक्रिया को फड़ को ठंडा करना बोलते हैं। इस अवसर पर भोपों में सवामणि होती है। ये आपके रिटर्न एग्जाम के लिए कार्य काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनता है कि फड़ चित्रण के ऊपर व्याख्या कीजिए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। मुख्य पात्रों की वेशभूषा। दोस्तों गौर करिएगा, मुख्य पात्र जो होते हैं फड़ चित्रण में, उनकी जो वेशभूषा होती है वो लाल कलर में होती है। वो कैसी होती है, लाल कलर में होती है। और खलनायकों की जो वेशभूषा होती है वो होती है हरी कलर में। एक बार देख लीजिए फड़ में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, इसमें जो लाल कपड़ों में है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या है, मुख्य पात्र है उस फड़ में। जबकि जो हरे कपड़ों में आपको दिख रहे हैं वो कौन है, वो खलनायक की भूमिका में है। ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख फड़। दोस्तों, हमने फड़ के बारे में तो जान लिया कि फड़ क्या होती है। अब देखते हैं फड़ कौन कितने ना किस किस की है। कुछ फड़ वगैरह है जो अलग अलग, जैसे बाबू जी हो गए, देवनारायण जी हो गए, रामदेव जी हो गए। तो इन सब की फड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बाबू जी की फड़। वाद्य यंत्र। दोस्तों, जो बाबू जी की जो फड़ है, बाबू जी की जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र द्वारा उसका गान किया जाता है, रावणहत्ता। बाबू जी की फड़ का जो गान है वो किस प्रकार से किया जाता है, रावणहत्ता के द्वारा। रावणहत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। ये जब मैं आपको वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तो उस समय क्या है आपको अच्छे से बता दूंगा। तो रावणहत्ता तत्वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा बाबू जी की फड़ का गान किया जाता है। विशेष क्या है दोस्तों, विशेष याद रखना कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, बाबू जी की है। ये लोक देवता जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था। तो विशेष क्या है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, बाबू जी की है। वाचन। नायक भोपों के द्वारा। नायक भोपों के द्वारा किस किस लोक देवता की फड़ का चित्र ये गान किया जाता है, तो बाबू जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बाबू जी की फड़
वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था। विशेष क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ है। वाचन किसके द्वारा होता है? नायक भोपो के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देवनारायण जी की फड़, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं देवनारायण जी की फड़, वाचन क्या होता है? गुज्जर भोपो के द्वारा किया जाता है। वाचन किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर भोपो के द्वारा, ठीक है, क्योंकि गुजरों के लोक देवता है ये, इसलिए। वाद्य यंत्र क्या है? जंतर वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र। वाचन कौन करता है? गुज्जर भोपे के द्वारा। और विशेष क्या है? ये याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की जो फड़ है उनका जो वाचन है वो कामड़िया भोपो के द्वारा किया जाता है। उनका वाचन किनके द्वारा किया जाता है? कामड़िया भोपो के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं? रावण हत्था। वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्था। रावण हत्था कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। विशेष क्या है दोस्तों? रामदेव जी की जो फड़ है उसका सर्वप्रथम जो चित्रांकन है वो चौथमल चित्तेरा ने किया था। किसने किया था? चौथमल चित्तेरा ने किया था। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि चौथमल चित्तेरा का संबंध किससे है? तो चौथमल चित्तेरा का संबंध किससे है? रामदेव जी से है। ये दोस्तों मैं आपको टॉपिक के साथ में उसमें क्वेश्चंस भी बना के बता रहा हूँ, ताकि क्या है कि जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। क्वेश्चन हमें कुछ भी नहीं छोड़ना दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रामदल्ला और किशन दल्ला की फड़। रामदल्ला और किशन दल्ला की फड़, अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अन्यों के मुकाबले इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। फड़ वाचन कौन करता है इनका? भाट जाति। भाट जाति के जो बोपे होते हैं वो उनका फड़ का वाचन करते हैं। अब दोस्तों याद रखना, इस फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। ये एकमात्र ऐसी फड़ है जिनका जो वाचन है वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। इस फड़ का जो सर्वप्रथम चित्रण है वो शाहपुरा के धूलजी चित्तेरे ने किया था। जबकि चौथमल चित्तेरा ने किसका किया था? रामदेव जी की फड़ का। और धूलजी चित्तेरे का संबंध किससे है? रामदल्ला और किशन दल्ला की फड़ से है। ये जो फड़ है ये राम व किशन जी भगवान के प्रसंगों पर आधारित है। ये जो फड़ है वो राम व किशन जी के प्रसंगों पर आधारित है, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इस फड़ का जो वाचन है वो सर्वाधिक हाड़ौती अंचल में किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है? इस फड़ का वाचन किया जाता है। इस फड़ का जो वाचन है वो दिन में होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एकमात्र ऐसी फड़ जो जिसका वाचन दिन में होता है, तो वो कौन सी है? रामदल्ला और किशन दल्ला की फड़। बिना वाद्य यंत्र के इनका ये गान किया जाता है, ठीक है, वाचन किया जाता है। इस फड़ में संपूर्ण जगत का लेखा जोखा बताया है। किस फड़ में संपूर्ण जगत का लेखा जोखा बताया है? तो वो कौन सी फड़ है? रामदल्ला और किशन दल्ला की फड़। इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वाचन कौन करता है? भाट और भाट जाति के भोपे। वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता इसमें। शाहपुरा के दुलजी चित्तेरे रामदल्ला किशन दल्ला की फड़ से संबंधित है। राम और किशन जी के प्रसंगों पर आधारित है। हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दिन में इसका वाचन किया जाता है और इस फड़ में संपूर्ण जगत का लेखा जोखा बताया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। भैंसासुर की फड़। दोस्तों ये जो फड़ है वो बावरी या बागरी जाति के लोग करते हैं। ये इस फड़ का वाचन है वो कौन करते हैं? बावरी या बागरी जाति के लोग करते हैं, जो चोरी के लिए जाते समय शकुन के रूप में इन्हें पूछते हैं। चोरी के लिए जाते समय शकुन के रूप में से पूछते हैं, शगुन होता है इस शर्म से। इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता, इस फड़ का वाचन ही नहीं किया जाता है। तो चोरी से संबंधित इस फड़ का संबंध है, ठीक है। कि किस बावरी या बागरी जाति के जो लोग हैं वो किस फड़ का वाचन करते हैं? भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं, जो चोरी के लिए जाते समय इसका पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें से ना रामदल्ला किशन दल्ला की फड़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको आपको बार बार बोल रहा हूँ इसलिए याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की फड़ चितेरी महिलाएं, ठीक है। अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की फड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती जोशी। दोस्तों ये पार्वती जो जोशी है वो कन्हैयालाल जोशी जी की पत्नी है, ठीक है। तो पार्वती जोशी कौन है? फड़ चितेरी महिला है। गोतली देवी कौन है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई थी, ये फड़ कलाकार है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इन्होंने प्राप्त कराई है। तो गोतली देवी और पार्वती जोशी कौन है? ये फड़ चितेरी महिलाएं है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
मांडना, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये मांडने का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो मांगलिक अवसरों पर ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं। मांगलिक अवसरों पर क्या होता है, ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं, रंगोली टाइप के जैसा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मांडना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ विशेष मांडनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि मांडने क्या होते हैं, ठीक है। तो पगलिए क्या होते हैं, जो पद चिन्ह वगैरह बनाए जाते हैं, पद चिन्ह वगैरह बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पगलिए बोलते हैं, ठीक है। साक्या, बच्चे के जन्म के अवसर पर जो मनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, साक्या बोलते हैं, ठीक है। बच्चे के जन्म के अवसर पर जो मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साक्या बोलते हैं। ये बार बार मेरा रिपीट करने का कारण यही है दोस्तों कि आप लोगों को इसी वीडियो में ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रह पाए। फिर आते हैं ताम। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि शादी के बाद में ना दंपति के ताम झाम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को याद कराने की दृष्टि से है, ठीक है। तो वैवाहिक समय में लगन मंडप के समय ताम वगैरह बनाया जाता है, ताम बनाया जाता है, ठीक है। तो वैवाहिक समय में लगन मंडप के समय कौन सा मांडना बनाया जाता है, ताम बनाया जाता है। ये दंपति के जीवन की सुख की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है कि जो दंपति है वो क्या है, सुख की प्राप्ति वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चौकड़ी। होली के अवसर पर जो मांडने बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चौकड़ी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चौकड़ी बोलते हैं। विशेष क्षेत्रों में माननों के प्रकार इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विशेष क्षेत्रों में माननों के प्रकार। दोस्तों आप चाहे तो इनको क्या है, एक ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। कैसे कि आप ना अपने दिमाग में कुछ अलग ही ट्रिक बनाए ताकि क्या है कि आप लोगों को वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सके, ठीक है। वैसे मैं क्या है जब कुछ ट्रिकें वगैरह डाल दूंगा जिससे आप लोगों को और पढ़ाई में ईजी रह सके। तो देखते हैं हम, गुजरात में माननों को क्या कहते हैं, सातिया कहते हैं, ठीक है। गुजरात में मांडनों को क्या कहते हैं, सातिया बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, रंगोली बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, रंगोली बोलते हैं। गुजरात में साथिया। बंगाल में अल्पना, बंगाल में क्या बोलते हैं, अल्पना। उत्तर प्रदेश में सोन या चौक पुराण कहते हैं, इसको चौक पुरना कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सोन या चौक पुरना कहते हैं। भोजपुरी में थापा बोलते हैं, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, थापा बोलते हैं। तेलुगु में मोगू बोलते हैं और केरल में आतपू बोलते हैं और तमिल में कोलम बोलते हैं। बिहार में अपहन बोलते हैं, बिहार में क्या बोलते हैं, अपहन बोलते हैं। आप इसके नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए दोस्तों, ठीक है। ब्रज में जो ब्रिज भाषा है उसमें क्या बोलते हैं, सांझा बोलते हैं। ब्रिज भाषा में क्या बोलते हैं, सांझा बोलते हैं। ये जो भाषा है इन भाषाओं में इन मानने को क्या क्या बोला जाता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। एक बार इनको वापस रिपीट कर लीजिए दोस्तों ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है, इसलिए हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मांडने क्या होते हैं दोस्तों, श्री या समृद्धि के प्रतीक होते हैं। मांडने जो हम बनाते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी जी के और समृद्धि के प्रतीक होते हैं, ठीक है। सबसे जो छोटा मांडना होता है, सबसे जो छोटा मांडना होता है वो स्वास्तिक चिन्ह होता है, जो अपन ठीक है स्वास्तिक ये साक्य वगैरह पढ़ के आए थे। तो सबसे छोटा मानना स्वास्तिक चिन्ह होता है जो गणेश जी का प्रतीक होता है, जो क्या होता है, गणेश जी का प्रतीक होता है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप मांडने को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए। चलिए, काष्ठ कला। काष्ठ कला मतलब लकड़ी से बनेगी जो कला होती है, ठीक है। लकड़ी से बनाई गई कला जिसके अंदर हम कठपुतली पढ़ेंगे, कावड़ पढ़ेंगे, तोरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से अपन जानेंगे। तो शुरू करते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला प्रमुख के अंदर क्या है, मेवाड़। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र होता है, जो राजसमंद है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा साइड का जो क्षेत्र होता है ये क्या आता है, मेवाड़ क्षेत्र में आता था पुराने समय में। तो मेवाड़ क्षेत्र में काष्ठ कला प्रसिद्ध है। और काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा क्षेत्र है, बस्सी चित्तौड़। बस्सी चित्तौड़, यहाँ पे इसका जो जन्मदाता है वो क्या है, प्रभात जी सुतार है। प्रभात जी सुतार का संबंध किससे है, तो काष्ठ कला से संबंधित है। तो बस्सी चित्तौड़ इसका प्रमुख क्षेत्र है। देखिए प्रमुख काष्ठ कलाएं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं ये कठपुतलियाँ है, ठीक है। जन्म, कठपुतलियों का जो जन्म है वो क्या है, राजस्थान ही है, मतलब जन्म स्थली वो राजस्थान से ही शुरू हुई है। खेल दिखाने वाले नट या बाढ़। नट या बाढ़ क्या होते हैं, इसके खेल दिखाने वाले। बनाने का कार्य कौन करता है, उदयपुर चित्तौड़ में इनका बनाने का कार्य होता है। बनाने का कार्य कहाँ होता है, उदयपुर चित्तौड़। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जन्म स्थली कौन सी है, कठपुतलियों की, राजस्थान। खेल दिखाने वाले नट या भाट, ठीक है।
बनाने का कार्य उदयपुर या उदयपुर चित्तौड़ में प्रसिद्ध है कठपुतलियाँ। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, टूटने पर जल में इन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। कठपुतलियों को क्या करते हैं, टूटने पर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। चौमासे में इसका प्रदर्शन नहीं होता है, याद रखना, चौमासे में इसका प्रदर्शन नहीं होता। फड़ का जो है ना वचन है वो भी क्या है, चौमासे में नहीं होता। और कठपुतलियों का जो प्रदर्शन है वो चौमासे में नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कठपुतली का जो निर्माण है वो किसकी लकड़ी से किया जाता है। तो कठपुतली का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है, अरूड़ की लकड़ी से किया जाता है। तो किससे किया जाता है, अरूड़ की लकड़ी से किया जाता है, याद रखना दोस्तों। चलिए प्रमुख कहानियाँ मतलब जो प्रदर्शन वगैरह किया जाता है कठपुतलियों का, उसमें किस किस कहानियों का रोल किया जाता है। हालांकि कहानियाँ तो खूब सारी है, तो इसमें मैंने एक दो एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है कि विक्रमादित्य का जो सिंहासन है, पृथ्वीराज और सहयोगिता जी की जो कहानी है, तो उससे संबंधित कठपुतलियों का प्रदर्शन वगैरह किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकार दोस्तों, कठपुतलियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कठपुतलियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती। तो दस्ताना कठपुतली, जिसमें दस्ताने वगैरह पहन के कठपुतली का प्रदर्शन किया जाता है। छड़ पुतली, धागा पुतली और छाया पुतली। छड़ पुतली जिसमें छड़ का यूज किया जाता है, धागा पुतली जिसमें धागों को अपन अंगुलियों पे बांध के फिर प्रदर्शन वगैरह करवाते हैं, और छाया पुतली जिसमें पर्दे के पीछे क्या होता है, छाया के रूप में फिर इन लोगों को प्रदर्शन वगैरह दिखाया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। लोकप्रियता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, देवीलाल सामर जी को जाता है। देवीलाल सामर जी का संबंध किससे है, तो कठपुतलियों से है। ठीक है, लोकप्रियता किसने करवाई थी, देवीलाल सामर जी ने करवाई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी थी जिन्होंने। ठीक है, लोक कला मंडल, ये भी क्या है, इन्हें लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको भी जाता है। लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर में, जो क्या करता है, हस्तकलाओं को आज भी क्या है, सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उनको आज भी उतना महत्व वगैरह दिया जाता है। तो लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तोरण तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मगर कभी आप लोगों ने सोचा है दोस्तों कि तोरण के ऊपर क्यों मारा जाता है, तोरण क्यों मारा जाता है, दूल्हे के द्वारा जो खांडे से क्यों टकराया जाता है। तो इसके पीछे दोस्तों एक कहानी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कहानी छोड़ लेते हैं। मतलब वो कहानी क्या है, किंवदंती के रूप में है कि ऐसा हुआ करता था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे कहानियाँ तो दो है, मगर एक कहानी मैं आपको सामने में रखूँगा कि दोस्तों पुराने समय में बोला जाता था कि तोरण नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो क्या करता था कि जब शादी वगैरह होती थी तो दुल्हन के मुख्य द्वार पे तोता बन के बैठ जाता था। ठीक है, सुगा बन के बैठ जाता था। जब दूल्हा उस मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा होता था तो वो तोता उसके अंदर प्रवेश कर जाता था। ठीक है, राक्षस क्या है, उसके अंदर दूल्हे में प्रवेश करता था और दुल्हन से शादी कर लेता था। ऐसा समय निकलता गया और एक बार किसी राजकुमार की शादी थी। वो राक्षस क्या है, सुगा बन के वहाँ पे द्वार पे बैठा हुआ था। राजकुमार ने उसको देखा, उसको वो अशुभ लगा, इस कारण से उसने क्या किया, अपनी तलवार से उसको मार दिया। ठीक है, तभी से ये परंपरा बनती आ रही थी कि आज भी क्या है कि जो सुगा, जो तोरण होता है, ठीक है, उस तोरण के ऊपर सुगा बना होता है, जो बोलते हैं कि उस राक्षस का प्रतीक है, बोलते हैं। ठीक है, किंवदंती के रूप में। हालांकि तो उसके ऊपर खांडा वगैरह से टकराया जाता है। और ये चीज़ है, ये चीज़ क्या होती है, ये शक्ति परीक्षण का केंद्र मानी जाती है। ये किंवदंती थी। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोगों के एक जनरल नॉलेज के लिए था। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, विवाह में दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर जो लटकाया जाता है, तो विवाह में दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर जो लटकाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, सुग्गा बना हुआ है, मैंने आपको किंवदंती बताई थी उसके हिसाब से। हालांकि एक किंवदंती और है जिसमें चीड़ा चिड़ी की कहानी वगैरह के बारे में बताया गया है, जिसमें एक चीड़ा और राजकुमारी की कहानी है। ठीक है, इस पर मयूर या सुगा बना होता है। इस पर क्या बना होता है, मयूर या सुगा बना होता है। ये शक्ति परीक्षण का प्रतीक माना जाता है। ये क्या माना जाता है, शक्ति परीक्षण का प्रतीक माना जाता है। लगा लीजिए स्टार दोस्तों। तोरण किसका प्रतीक माना जाता है, तो किसका माना जाता है, शक्ति परीक्षण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, दूल्हा क्या करता है, इसे हरी डाली के खांडे से टकराता है। दूल्हा इससे क्या करता है, हरी डाली के खांडे से टकराता है। ठीक है, आई होप आप इसको तोरण को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कावड़ प्रमुख के अंदर क्या है, बस्सी चित्तौड़। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, कावड़ ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख के अंदर बस्सी चित्तौड़। दोस्तों क्या होता है कि विविध कपाटों के खुलने और बंद होने वाली मंदिर नुमा काष्ठ कला
विविध कपाटों के खुलने और बंद होने वाली मंदिरनुमा जो काष्ठ कला होती है, ठीक है, जिस पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए देवी देवताओं के खूब सारे चित्र बने हुए, कपाट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो विविध कपाटों के खोलने और बंद होने वाली मंदिरनुमा काष्ठ कला जिस पे देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। इसे चलता फिरता देवघर भी कहा जाता है, इसे चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। इसे राम जी की कावड़ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राम जी की कावड़ भी कहते हैं। जिसका जो वाचन है वो बाट के द्वारा किया जाता है, जिसका वाचन बाटों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाचन के साथ में विविध कपाट वगैरह खुलते हैं। जैसे जैसे वाचन होता है वैसे वैसे क्या होता है, विविध कपाट वगैरह खुलते हैं और इसे एकदम लाखेरी लाल रंग से रंगा जाता है। इसको क्या होता है? एकदम लाखेरी मतलब एकदम गहरे लाल रंग से रंगा जाता है, ठीक है। जाति कौन सी होती है जो कावड़ के लिए प्रसिद्ध है? कावड़ वगैरह के लिए बनाने के लिए प्रसिद्ध है तो वो खेरादी जाति है। कौन है? खेरादी जाति है। और मांगी लाल जी वो क्या है? इसके प्रमुख कारीगर है। तो मांगी लाल जी का संबंध किससे है? तो कावड़ से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चोपड़े। चोपड़े क्या होता है? ये चोपड़ा साफ नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये हमारे हस्तकला का एक पार्ट है। चोपड़े विवाह या मांगलिक अवसरों पर कुमकुम आदि रखने के लिए जो लकड़ी के जो पात्र बनाए जाते हैं, ठीक है, लकड़ी का एक पात्र होता है जिसमें हम कुमकुम आदि रखते हैं मांगलिक अवसरों पर, उसको क्या बोलते हैं? चोपड़े बोलते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना दोस्तों, हर एक टॉपिक को करना है, ठीक है, हस्तकला के हर एक पार्ट को करना है, ठीक है। चोपड़े क्या होते हैं? विवाह या मांगलिक अवसरों पर कुमकुम आदि रखने हेतु लकड़ी का पात्र होता है। बाजोट। बाजोट तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिए बाजोट ये होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम कुछ लोगों को पता है बाजट क्या होता है, कुछ रियल में किसी लोगों को नहीं पता होता कि बाजट किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं बाजट को कोई किसी अन्य नाम से भी जानता है इसलिए। तो भोजन या पूजा की थाली के नीचे जो लकड़ी की चौकी होती है, ठीक है, इसके ऊपर हम ना भोजन वगैरह रखते हैं या पूजा की थाली वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाजोट बोलते हैं। हस्तकला का एक पार्ट है। पात्र त्रिपर्णी मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्वेतांबर जैन साधु के काम आने वाले लकड़ी के पात्र, श्वेतांबर जैन साधु के काम आने वाले लकड़ी के जो पात्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पात्र त्रिपर्णी, ठीक है। प्रमुख केंद्र पीपाड़ जोधपुर। पीपाड़ जोधपुर किसका प्रमुख केंद्र है? पात्र त्रिपर्णी, जो क्या होता है? जैन साधु के काम आने वाले लकड़ी का पात्र होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खांडे। खांडे भी क्या है? लकड़ी का ये होता है जो दूल्हा क्या टकराता है जिससे। तो होली के अवसर पे क्या होता है? या खातियों के द्वारा यजमानों को भेजे जाते हैं, ठीक है। तो खातियों के द्वारा यजमानों को भेजे जाते हैं होली के अवसर पे। छापे। छापे क्या होते हैं दोस्तों जब वरना आजकल क्या है मेहंदी वगैरह आता है वो छापे के प्रयोग के रूप में करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक छापा होता है जिसके अंदर अलग अलग डिजाइन होते हैं और उसके ऊपर कलर से क्या होता है सीधे हाथ के ऊपर छाप दिया जाता है, तो उसी को तो छापे कहते हैं। तो कपड़ों पर हाथ से छपाई करते समय लकड़ी के छापों का प्रयोग किया जाता है। मतलब वो छापे जरूरी नहीं कि मेहंदी के रूप में यूज किए जा रहे हैं, उन छापों का प्रयोग अलग अलग जगह भी किया जाता है, जैसे कपड़ों पर भी किया जाता है। डिजाइन वगैरह सीधे लकड़ी का एक छापा होता है जिसमें डिजाइन बना होता है और उसको सीधे क्या है कपड़े के ऊपर छाप दिया जाता है, ठीक है। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे वो होते हैं छापे। आगे चलिए। सांझी। श्राद्ध पक्ष में कुंवारी जो कन्या होती है वो सांझी बनाती है। श्राद्ध पक्ष में जो कुंवारी कन्या होती है वो क्या बनाती है? सांझी बनाती है। सांझी बनाने में दोस्तों देखो आप लोगों को पता होगा, सांझी बनाने में जैसे वो रंगोली टाइप जैसे बनाते हैं, तो गोबर हो गया, चूना हो गया, मिर्ची, पुष्प, हल्दी, कुमकुम आदि आदि चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, और भी खूब सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया है, ठीक है। तो श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्या के द्वारा बनाई जाती है सांझिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाथ द्वारा में केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। तो केलों के पत्तों की सांझी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। केलों के पत्तों की सांझी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। ये मैं आपको वापस जब रिपीट करा रहा हूँ तो उस समय आप अपने मन में दोहराइए या बोलिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा बोल बोल के याद करने से कुछ होता है, क्या बोलने से बहुत कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। तो नाथ द्वारा में केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है, ठीक है। हालांकि ये जो बोलने का जो तरीका होता है ऐसा लगता है कि बचकाना तरीका है, ठीक है, बट ना रियल में ये जो बचकाना तरीका ही बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। नाथ द्वारा में केलों के पत्तों की सांझी बनाई जाती है।
नाथ द्वारा में अंतिम दिन की जो सांझी होती है उसको कोट सांझी कहते हैं, जो सबसे बड़ी सांझी होती है। अंतिम दिन की सांझी होती है उसको क्या बोलते हैं? कोट सांझी कहते हैं, जो सबसे बड़ी सांझी होती है। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर अपनी सांझी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? सांझी के लिए प्रसिद्ध है, इसे सांझियों का मंदिर कहते हैं। सांझियों का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। जयपुर में लाडली मंदिर भी सांझी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर उदयपुर में मच्छिंद्रनाथ मंदिर सांझी के लिए प्रसिद्ध है तो जयपुर में लाडली मंदिर भी क्या है? सांझी के लिए प्रसिद्ध है। अगर उदयपुर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप जयपुर में लाडली मंदिर की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि जयपुर में भी सांझियाँ प्रसिद्ध है, याद रखना। अब दोस्तों हमने सांझी वगैरह पढ़ लिया। अब दोस्तों सांझी का मतलब क्या होता है? तो सांझी का मतलब क्या होता है? ये पार्वती जी का प्रतीक है, पार्वती जी का प्रतीक है। मेहंदी, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर शादी वगैरह में देखा होगा कि जो मेहंदी कहाँ से आती है, तो वो सोजत पाली से संबंधित है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। पाने क्या होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि देवी देवता का जो चित्रण है, देवी देवता का जो चित्रण है वो कागज पे जब किया जाता है, कागज के ऊपर देवी देवता का चित्रण किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पाने बोलते हैं। ये पाने वो वाले पाने नहीं जो हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है, नट वगैरह खोलने के लिए। ये पाने वो पाने हैं जिसपे देवी देवता का कागज पे चित्रण किया जाता है। ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है, याद कराने के लिए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोदना, दोस्तों गोदना क्या होता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अंग चित्रांकन की एक कला होती है जिसमें सुई या बबूल का कांटा होता है। सुई या बबूल का कांटा होता है, उससे क्या करते हैं? हाथों के ऊपर या जो अंगों पर क्या है, चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद में वो गोदने के बाद में उसमें कोयला या खेजड़ी का कोई पाउडर होता है, उस पाउडर से क्या है, उसके ऊपर अंग के ऊपर है वो आकृति के ऊपर बना दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए समझिए, अंग चित्रांकन की कला जिसमें सुई या बबूल के कांटों से आकृति बनाई जाती है, जिस पर कोयला या खेजड़ी के पत्तों का पाउडर डाला जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। पिछवाई कला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक और कि मंदिर में मूर्ति के पीछे जो चित्रण किया जाता है वो क्या है? पिछवाई कला है। और पिछवाई कला का संबंध किससे है? तो नाथ द्वारा राज संबंध इसका प्रमुख केंद्र है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, पिछवाई कला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। व्हील क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों जब पिछवाई कला हमें चित्रकला पढ़ेंगे तो उस समय भी आएगा, ठीक है, उस समय मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। व्हील क्या होता है? घर की छोटी मोटी वस्तु होती है, घर में जो भी छोटी मोटी वस्तु होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई एक आकृति होती है, जिसमें क्या एक आकृति बनाई जाती है जिसमें घर की छोटी मोटी वस्तुओं को रखा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या है? व्हील कहते हैं, ठीक है। और इससे मेघवाल जाति की जो महिलाएं होती है वो बनाती है, ज़्यादातर मेघवाल जाति की जो महिलाएं होती है वो इन्हें बनाने का कार्य करती है। बटेवड़े, बटेवड़े क्या होते हैं दोस्तों? ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि गोबर के खुले ओपले, ओपले क्या होते हैं? अपनी मारवाड़ी भाषा में जिनको बोलते हैं ना ठेपड़ी, वो वाले ओपले, ठीक है। तो गोबर के खुले ओपलों को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए गोबर से एक लिपाई कर दी जाती है। गोबर से क्या होता है? एक झोपड़ी नुमा एक आकृति से बनाई जाती है जिसमें क्या है, ओपलों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो वर्षा में भीग ना सके। तो गोबर के खुले ओपलों को वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए गोबर से लिपाई से बंद ओपलों का ढेर वो क्या होते हैं? बटेवड़े होते हैं। ढूंढाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। ढूंढाड़ी क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। ढूंढाड़ी क्षेत्र कौन सा है? जयपुर साइड वाला, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कोठिया, कोठिया क्या होता है दोस्तों? अनाज संग्रहण के लिए मिट्टी का पात्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोठिया बोलते हैं। अनाज को संग्रहण करने के लिए, अनाज वगैरह रखने के लिए उसको एक मिट्टी का पात्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोठिया बोलते हैं। सोहरिया, सोहरिया क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये शहरिया नहीं है, सोहरिया है, ठीक है। सोहरिया भी एक जाति होती है और जब हम जाति पढ़ेंगे उस समय आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भोजन आदि रखने का एक मिट्टी का पात्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोहरिया बोलते हैं। जबकि अनाज रखने का मिट्टी का पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? कोठिया बोलते हैं, ठीक है। ओका नौका गुणा, ओका नौका गुणा क्या है दोस्तों? ठीक है, ऐसा देखो अजीब सा नाम आपको लग रहा है तो इसमें इसके बारे में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एक सीधा नाम होता है उसमें से तो क्वेश्चन सबको पता है कि वो ये है, जबकि जो अजीब सा जो नाम होता है उसमें से क्वेश्चन पुटअप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के निवारण हेतु क्या था? खासकर जो चेचक की बीमारी होती है उसके लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के निवारण के लिए गोबर से बनी जो आकृति होती है उसको पूजा जाता है, ठीक है। गोबर से बनी आकृति होती है जिसको पूजा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के निवारण के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ओका नौका गुणा, ओका नौका गुणा कहते हैं, ठीक है। मोण, मोण क्या होता है दोस्तों? मेड़ता क्षेत्र में मिट्टी के बनाए गए
पात्र। मेड़ता क्षेत्र में मिट्टी के जो बनाए गए पात्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोड़ कहते हैं। मेड़ता कौन सा क्षेत्र है? जहाँ पे मीरा थी, जहाँ से मीरा बिलोंग करती थी, वही तो मेड़ता क्षेत्र है, नागौर वाला। तो मेड़ता क्षेत्र में मिट्टी के बनाए गए पात्र। हीड़, हीड़ क्या होता है दोस्तों? दिवाली के अवसरों पे क्या होता है दोस्तों? मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें बच्चे रुई और तेल लेकर बिनोले जलाते हैं। रुई और तेल वगैरह डाल देते हैं उसमें मिट्टी के पात्र में और अपने परिजनों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। यही क्या होता है? हीड़ होता है। वो मिट्टी का पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हीड़ बोलते हैं। घोड़ा बवासी, घोड़ा बवासी क्या होता है? एक मिट्टी के कलात्मक घोड़े होते हैं, वो घोड़ा बवासी होते हैं। ठीक है। भराड़ी, दोस्तों ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आदिवासी भीलों के द्वारा, आदिवासी जो लोग होते हैं उनके द्वारा विवाह पर जवाई द्वारा घर की दीवार पर एक लोक देवी का चित्रण किया जाता है। लोक देवी का चित्र बनाया जाता है आदिवासी भीलों के द्वारा। ये कोई भी आदिवासी जो भील वगैरह होते हैं, आदिवासी लोगों के द्वारा विवाह पर जवाई के द्वारा दीवार पे एक लोक देवी का चित्रण किया जाता है और उसे क्या कहते हैं? भराड़ी माता कहते हैं। भराड़ी माता कहते हैं। ठीक है। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है। थेवा कला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आपके मेंस वगैरह रिटर्न एग्जाम वगैरह तो उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, कि थेवा कला के ऊपर एक व्याख्या कीजिए, तो वो भी है। थेवा कला जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख केंद्र थेवा कला का प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए कौन सा प्रमुख केंद्र है? तो प्रतापगढ़। प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र, प्रसिद्ध कौन है? तो सोनी जी परिवार। सोनी परिवार क्या है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जन्मदाता इसके कौन है? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी का संबंध किससे है? तो थेवा कला से है। सोनी परिवार प्रसिद्ध है और प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। कांच पर सोने की जड़ाई की जाती है। कांच पर क्या है? सोने की जड़ाई की जाती है। हरे रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हरा रंग कितना प्रयोग किया गया है। ठीक है, और उसके पीछे देखिए सोने के पीछे एक कांच है। ठीक है, तो कांच पर क्या करते हैं हम? सोने की जड़ाई वगैरह करते हैं और हरे रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। महेश राज सोनी 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। महेश राज सोनी जी का संबंध किससे है? तो थेवा कला से है, जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये जो कांच है आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसे बेल्जियम से ये जो कांच है बेल्जियम से आता है। ये कांच कहाँ से आता है? बेल्जियम से आता है। ठीक है, बेल्जियम का कांच है ये। मीनाकारी, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, मीनाकारी देखिए इस प्रकार से होती है। ठीक है, कि इसमें क्या है कि सोने के ऊपर देखिए रंग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख केंद्र जयपुर। मीनाकारी कहाँ का प्रमुख केंद्र है? मीनाकारी के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर है। सोने पर रंग चढ़ाया जाता है। सोने पे क्या होता है? रंग चढ़ाया जाता है। रंग चढ़ाया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सोने है, सोने के ऊपर देखो सोने की कढ़ाई करी हुई है और उसके ऊपर रंग वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, महाराजा मान सिंह के समय ये कला लाहौर से आई थी। ये कला कहाँ से आई थी? लाहौर से आई थी। और किसके समय में? मान सिंह के समय में आई थी। मीनाकारी कहाँ से आई हुई है? लाहौर से आई हुई है, मान सिंह के समय में। ये कुदरत सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुदरत सिंह जी का संबंध किस कला से है? तो किससे है? मीनाकारी से है। मान सिंह के समय में ये लाहौर से आई थी। ठीक है। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा टेराकोटा के बारे में, तो कि जो अपन मटकी वगैरह लेने जाते हैं। ठीक है, मटकी वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? मिट्टी को पका के उसके खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। प्रमुख केंद्र टेराकोटा के लिए जो प्रमुख केंद्र है वो मोलेला राजसमंद है। मोलेला राजसमंद किसके लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी को पकाकर उसके खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी को पकाकर उसके क्या करते हैं? खिलौने बनाते हैं। मोलेला के मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है मोलेला के। तो याद रखना दोस्तों, मोहनलाल कुमावत का संबंध किससे है? तो टेराकोटा से है। कुदरत सिंह का संबंध किससे है? तो मीनाकारी से है। कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मिट्टी को पकाकर मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से कागज के भी खिलौने बनाए जाते हैं। तो कागजी टेराकोटा अलवर की प्रसिद्ध है और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की प्रसिद्ध है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ब्लू पोट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ब्लू पोट्री जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ब्लू पोट्री इस प्रकार से होती है। अब इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। प्रमुख केंद्र कौन सा इसका?
जयपुर है, जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो ब्लू पोट्री से है। प्रमुख केंद्र जयपुर हो गया। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीला रंग किया जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। एक बार मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, ये चीनी मिट्टी के बर्तन हैं जिसके ऊपर नीला रंग वगैरह किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ और कलर भी किए गए। क्यों होता है दोस्तों कि कृपाल सिंह शेखावत ने बाद में क्या है कि ना इसके अंदर और भी नए प्रयोग किए थे, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीला रंग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लू पोट्री बोलते हैं। महाराजा राम सिंह के सेकंड के समय में ये लोकप्रिय हुई थी। राम सिंह सेकंड के समय में क्या है, ये लोकप्रिय हुई थी। और ये जो कला है ये फारस से आई हुई है। ये कला कहाँ से आई है, फारस से आई है। जबकि लाहौर से कौन सी कला आई थी, हमने पढ़ी थी ऊपर, मीनाकारी कला, ठीक है, जो किसके समय में आई थी, मान सिंह के समय में। और ये राम सिंह के समय में, ये राम सिंह वो मान सिंह, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। आई होप आप आज का जो सेशन है वो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपके हस्तकला के पार्ट 2 के अंदर। आज का जो सेशन है बहुत लंबा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहे। अगर आपको आज का सेशन कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा मेरी पुरानी वीडियो वगैरह भी देख लीजिए, आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं।